भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक 147 तक सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के का प्रावधान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय हो गया। एससी अब लिखना चाह रहे 60 में लिख दे क्या? एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसीलिए वहां बता दिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। जबकि लिखो ऐसे लिखो, संविधान की स्थापना के समय स्थापना कब हुआ था बेटा? 28 जनवरी 1950। इसीलिए लिख लेना 1900। संविधान के स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश समय टोटल मतलब कुल 8 न्यायाधीश थे। ऐसे लिखो, संविधान के स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश थे। अर्थात
कुल न्यायाधीश 8 थे। अर्थात कुल न्यायाधीश 8 थे। कुल न्यायाधीश कितने थे बेटा? 8। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। अर्थात टोटल कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अर्थात कुल कितना है बेटा? 34। 33 प्लस 1 बराबर 34। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? हाँ? संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है परंतु कम नहीं कर सकती है। परंतु नहीं कर सकती है। यहां तक समझ गए बेटा? जो चीजें अभी हमें बताया वही चीजें आया। मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान अनुच्छेद 124 शब्द का जो प्रयोग किया गया अनुच्छेद 124, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की दायरा जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश। संसद समय समय पे कानून बनाकर इसकी वृद्धि कर सकती है और घटा, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। समझ रहे? दूसरी नंबर, जब 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ सुप्रीम कोर्ट का, गठन 26 जनवरी 1950 की, स्थापना 28 जनवरी 1950 की हुई। उस समय टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 7, टोटल संख्या 8। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है बेटा वो टोटल 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33। तो वर्तमान में कितनी संख्या है? 34। और संविधान के गठन के समय 8 थी। कोई दिक्कत यहां तक? आगे इसको मिटा दे। कौन कानून बनाता है?
संसद बनाती है, बनाकर वृद्धि कर सकती है न्यायाधीशों की संख्या में, लेकिन घटा नहीं सकती है, ये जान लेना। आगे इसको मिटाकर आगे लिखे। आराम से पढ़ो और एक एक चीज को जो है क्लियर करके चले। चलो लिखो। अनुच्छेद 124 के अनुसार अनुच्छेद 124 के अनुसार अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अन्य न्यायाधीश की के समय राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अनुच्छेद 126 के अनुसार अनुच्छेद 126 के अनुसार अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 137 के अनुसार
अनुच्छेद 137 के अनुसार अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम ना होने पर सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम ना होने पर राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति तदर्थ एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं है, कोरम नहीं है किसी संविधान की व्याख्या करने के लिए, तो एडहॉक न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 137 के तहत। इसमें इसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे इसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं, इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही समझा जाएगा। अलग नहीं। देखो क्या होता है, हम आपसे पहले बता दिए कि शांति रहो, इसको समझो जो इतना लिखाया गया। अनुच्छेद 124, कौन सा अनुच्छेद 124 यह बताती है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पे काम करेगा। लेकिन नियुक्ति दोनों, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक की नियुक्ति तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करती राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन इसमें जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है वो भी डायरेक्ट ही कर रहा है, लेकिन सलाह क्या कर रहा है? सलाह पे कर। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद किस तहत? अनुच्छेद 124। यह प्रावधान है
और अनुच्छेद 126 बताता है, ये कहता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है तो कार्य कौन करेगा। अगर मान लीजिए विदेश चला गया, मर गया, पद खाली है, समय के अनुसार नहीं काम हुआ, समय के अनुसार, समय से अनुसार नियुक्ति नहीं हो पाई, बीच में ही कार्यकाल के दौरान ही मर गया, मृत्यु हो गई मान लीजिए माननीय न्यायाधीश की, या विदेश चले गए, या किसी कारणवश अनुपस्थित रह गया, तो क्या सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहेगा क्या? तब भी राष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में प्रावधान है। अब कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति तब करता है न्यायाधीश, राष्ट्रपति तब करता है जब किसी कारणवश से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है। मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई, मान लीजिए विदेश चले गए, बीमारी से ग्रसित हो गए, उस समय पद खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उस समय राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में एक जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो कार्यवाहक न्यायाधीश क्या है? व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 126 में, अनुच्छेद 126 में की गई। फिर 137 बताता है अनुच्छेद, कहता है कि इसमें अगर गणपूर्ति या कोरम नहीं होती है किसी संविधान की व्याख्या करने में, अगर राष्ट्रपति को लगा कि अगर इसमें जो इसको व्याख्या करने में गणपूर्ति कोरम जो होता है, सदस्यों की संख्या जो कम है, तो तदर्थ न्याय एडहॉक में न्यायाधीश उस कोरम की पूर्ति के लिए रख दिया जाता है, अनुच्छेद 137 की। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब? जब ऐसा लगे कि उसमें गणपूर्ति जो संविधान की व्याख्या है कोरम नहीं पूरी हो रही है, तो उसमें क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? तदर्थ न्याय एडहॉक में न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष ही समझा जाए और उसकी जो है सभी प्रकार का अधिकार न्यायाधीशों के अधिकार के समान, सर्वोच्च न्यायालय कोई कमी नहीं होगा। वेतन भत्ता सब कुछ वैसे एडहॉक मिलेगा। तो एडहॉक में न्यायाधीशों का प्रावधान अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के, और कार्यवाहक न्यायाधीश के यही प्रावधान अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत। कोई दिक्कत यहां तक है? आगे लिखे चलो। बैठ जाओ। 128 के अनुसार अनुच्छेद 128 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय में कार्यभार बढ़ जाए, अगर उच्चतम न्यायालय में कार्यभार बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्यभार बढ़ गया, तब क्या होगा? तो मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिटायर्ड जो हो गया सेवानिवृत्त किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्य करने के लिए कह सकता है कार्य करने के लिए कह सकता है इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा और संविधान पीठ में इसे बैठने की इजाजत नहीं होगी और संविधान पीठ में नहीं होगी। इसे वही पारिश्रमिक मिलेगा जो राष्ट्रपति तय करेगा। इसे वही पारिश्रमिक मिलेगा जो राष्ट्रपति तय करेगा। जो राष्ट्रपति तय करेगा। अब इसको समझो, अनुच्छेद 128 क्या बताता है? इसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय में कार्यभार कोई चीज बढ़ गई, क्या बढ़ गई? मतलब उच्चतम न्यायालय में कार्यभार बढ़ गई तो जितने न्यायाधीश है वो कार्य बहुत ज्यादा केस हो गया या किसी प्रकार की कार्यभार बढ़ गई, उसको ज्यादा जल्दी से जल्दी निपटाना है, पेंडिंग है, इस तरह से कार्यभार बढ़ गई तो क्या करेगा वो? मुख्य न्यायाधीश जो होगा पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। क्या करेगा? अनुमति लेगा। क्या करेगा? कौन? मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेगा और अनुमति लेकर जो सेवानिवृत्त हो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको बुलाकर वो काम करवाएगा। उनको बुलाकर काम करवाएगा। उनको जो कार्यभार बढ़ा है उसको कार्य को सौंप देगा कि ये आप कंप्लीट करिए। वेतन उन्हें सब मिलेगा उनको।
पारिश्रमिक, लेकिन जो वेतन मिलेगा या पारिश्रमिक मिलेगा वो तय करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ये अब कहे कि जो खंडपीठ है उसमें बैठ जाए तो बैठ नहीं सकते, मतलब संविधान संशोधन हो रहा है उसमें बैठकर न्यायाधीश के रूप में काम करे तो नहीं, ऐसा नहीं, वो इसमें भाग नहीं ले। और उनको न्यायाधीश के समकक्ष भी नहीं समझा जाए, उनको एक तरफ से हायर कर लिया गया। क्या कर लिया गया? पारिश्रमिक देकर हायर कर लिया गया है और कहा रहा है कि इसको कार्य को आप निपटारा करवाइए, और उनको दे दिया, ये टास्क दे दिया, जो कार्यभार बढ़ा है वो कार्य दे दिया, ये टास्क है, उसको आप कंप्लीट करिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसको जो है क्या करेगा? जैसे कोई घटना घटती है, आप देखते हो, उसमें तुरंत सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश या कोई मान लीजिए आतंकवादी घटनाएं घट गई कुछ, उसमें कौन कमेटी में गठित होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे दिया। तो जो सेवानिवृत्त होंगे उनको दिया जाता है, जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको दिया जाता है, सेवा से रिटायर्ड हो जाते हैं उनको दिया जाता है। तो उनको पारिश्रमिक कैसे दिया जाता है? कौन देता है? राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है। टास्क दे दिया गया, मान लीजिए कि कोई अभी पुलवामा अटैक हुआ, उसको जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है जो रिटायर्ड है उनको दे दिया गया टास्क, इसको कंप्लीट करिए। उस टास्क के अनुच्छेद 128 है ये, उस टास्क को कंप्लीट करेंगे वो और अपनी रिपोर्ट देंगे, न्यायालय में रखेंगे, और जब न्यायालय में वो अपना रिपोर्ट रखेंगे तो उनको क्या सुनवाई करने का अधिकार है? क्या पीठ में बैठने का अधिकार है? क्या नहीं, खाली वो रिपोर्ट दे, क्या दे, और उनको न्यायाधीश के समकक्ष नहीं समझा जाएगा, पूर्व न्यायाधीश ही है। और उनका वेतन और पारिश्रमिक किसको कौन देगा? राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा, जो भी निर्धारित करेगा, वेतन भत्ता पारिश्रमिक जो भी निर्धारित करे वो कौन देगा? तो ये, लेकिन जब ये गठन होगा तो ये मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति भी करेगा? किसके? राष्ट्रपति के पहले अनुमति लेगा, उसके बाद करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 128। कोई दिक्कत है? इस अनुच्छेद को समझने में दिक्कत है? चलो आगे लिखो। अनुच्छेद 129। कुछ चीजें है, जल्दी जल्दी नोट कर दो। एक 128 की जगह यहां लिख लो 129। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेखी न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट का रिकॉर्ड रखेगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। कार्य करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेखी न्यायालय निम्नलिखित दो अर्थ निकलते हैं। अभिलेखी न्यायालय में निम्नलिखित दो अर्थ निकलते हैं। दो अर्थ निकलते हैं।
दो अर्थ निकलते हैं। पहला, इसके सभी निर्णय एवं कार्यवाही एवं कार्यवाही एक लिखित साक्ष्य के रूप में होती है। एक लिखित साक्ष्य के रूप में होती है जो भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है। अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। दूसरा, इसे अपनी अवमानना के लिए अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्राप्त है। देखो क्या होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में अनुच्छेद 129 बताती है कि अभिलेखी न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य क्या करती है। अभिलेखी न्यायालय का संरक्षक भी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखती है, क्या करती है? और जो रिकॉर्ड दो प्रकार की होती है। एक तो लिखित होती है, जिसके भारत के राज्य क्षेत्र में जितने हाई कोर्ट है और जितने लोअर कोर्ट है सबको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर माई बाप कह दिया कि ये काम करना है तो करना। अंतिम व्याख्याकार संविधान का कौन है? सर्वोच्च। अगर ये कोई चीज की व्याख्या कर दिया तो सभी कोर्ट इसका क्या करेंगे? लिखित रूप से दे दिया तो सभी कोर्ट वही आधार बनाएंगे, वही आधार। अगर किसी को दंड दे दिया गया और उसको हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया, लोअर कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हो गया सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए किसी गैंगस्टर एक्ट किया, अपराध संगीन है और उसको जो है हाई कोर्ट रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं, लोअर कोर्ट भी रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय गया तो उस पे आरोप गलत सिद्ध हो रहा है कि जो लगाया गया है वो क्या है? गलत है। तो उसमें उस नेचर ऑफ द केस देख लिया कि इसमें ये चीजों में गैंगस्टर एक्ट नहीं रख सकता है, तो उसको अभिलेख के रूप में रख दिया। क्या रख दिया? रिकॉर्ड के रूप में रख दिया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट के रिकॉर्ड में रख दिया और वही आधार बनाकर जो भी आदमी सजा उस नेचर में पाएगा बता देगा कि फला केस में वो आदमी मुक्त हुआ है, वो आदमी
मुक्त हुआ है वह लिखित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। तो अभिलेखी रिकॉर्ड के रूप में कार्य अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। और पहला तो अभिलेखी है, दूसरा अगर कोई उसके अवमानना करता है तो उसको दंड देने का भी प्रावधान अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में दंड देने का प्रावधान भी था इसमें, अनुच्छेद 100। अब कोई एक जो है न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश को चप्पल मार दिए, चला दिए थे ना, भी कांड हुआ, चप्पल कांड। तो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हुआ ना, क्या हुआ? अवमानना हुआ, तो उसको दंड देने का प्रावधान क्या हुआ? कौन करेगा? दंड देने का प्रावधान कौन करेगा? सुप्रीम। या किसी प्रकार की अवमानना ऐसा हो गया, गलत टिप्पणी हो गई कोई न्यायपालिका के बारे में या किसी न्यायाधीश के बारे में, गलत टिप्पणी कर दिया, वो अवमानना नोटिस भेज सकता है। इसलिए बार बार अवमानना नोटिस भेजता रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समझने में दिक्कत है? अब हम सब लिखेंगे अनुच्छेद 130, यहां तक फिर योग्यता हो जाएगा। आज इतने तक अनुच्छेद 130 तक, अनुच्छेद 130 तक अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर हस्तांतरित कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। शांत हो जाओ। कर सकता है। देखो क्या होता है, अगर पूछ लिया कोई ऐसे जनरल में कि दिल्ली के अतिरिक्त कहीं अन्य न्यायालय हस्तांतरित किया जा सकता है क्या, तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा भाई। कौन करेगा? लेकिन उसके लिए पूर्व अनुमति किसका लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति की। बिना अनुमति के कुछ नहीं कर पाए। अभी तक देख रहे थे ना कि राष्ट्रपति केवल मुखौटा है, संवैधानिक प्रमुख, लेकिन जो भी देश में कार्य होगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, चाहे देश में शांति व्यवस्था स्थापित करना हो, युद्ध करना हो, या किसी संविधान संशोधन मामला हो, या किसी संविधान को कानून रूप देना है, सब राष्ट्रपति, भले मुखौटा है, भले प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करेगा तो क्या होगा, लेकिन सब राष्ट्रपति के नाम से संबोधित होगा। कारण क्या है? और भारत का प्रथम नागरिक, क्या है वो? भारत का प्रथम नागरिक है बेटा। और अगर उसको संबोधित करके आप काम करेंगे तो भारत का वर्तमान 143 करोड़ जनसंख्या को इंडिकेट करके कर रहे हैं संकेत। वो किसको लीड कर रहा है? 143 करोड़ जनसंख्या, अभी प्रथम स्थान पे आ गए को कर रहा है। ठीक है।
अनुच्छेद एक और लिख लो 145 रखना जरूरी, अभी तुम्हारा मेमोरी सही है, ठीक है। अभी अभी तुम सब पनपते हुए, अभी जितना रगड़ सामाजिक दबाव नहीं, वो बच्चे जो उसके सामाजिक दबाव है, जो कंपटीशन की तैयारी करने गए हैं, जिसकी सामाजिक दबाव है, उससे पूछो कैसे रटा जाता है। बेचारे आधा रटते हैं, आधा भूल जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 145 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व, मैंने पहले अनुमति लेगा, पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय में प्रशासन का नियम बनाना, उच्चतम न्यायालय में प्रशासन के नियम बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन का नियम आ गए हो ना, अब शांत हो जाओ, का नियम बना सकता है। प्रशासन का नियम क्या कर सकता है? बना सकता। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत है? ये पूरी तरह से अब क्या चलेगा बेटा? योग्यताएं। क्या चलेगा? योग्यताएं। अभी बहुत काम है, अब इतना ही कंप्लीट करो, आगे ज्यादा डोज देना सही नहीं है, बंद कर दीजिए।